हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन कीट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच नैरेटिव पोएम बाय कीट्स इज बेस्ड ऑन मीडिएवल रोमांस। ऑप्शन आपके सामने हैं लामिया, इज़ाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसल, एंडीमियन एंड हाइपरियन। तो सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट वन, इज़ाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसल। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। काफी कुछ अच्छी लाइन है ये, लेकिन बहुत ज्यादा हाई क्रिटिसाइज किया गया था इसको मैगजीन के द्वारा, जिसकी वजह से कहते हैं कि काफी कुछ सहना पड़ा जॉन कीट्स को। बहुत अच्छी लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई, वो उनकी अपनी अपनी चॉइसेस है। तो ओपनिंग लाइन है किस पोएम की? एंडीमियन की। एंडीमियन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which unfinished epic did Keats abandon after harsh reviews? Lamia, Endymion, Hyperion और इज़ाबेला। तो एपिक उनको लिखना था हाइपरियन, जो कि शुरुआत में ही जो जैसे इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुआ तो लोगों को समझ नहीं आया, लोगों ने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, क्रिटिक्स ने, तो उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया आइडिया को। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन, हाइपरियन। विच ओड बिगिंस विद दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ये काफ़ी फेमस ओड है उनकी, और मुझे नहीं लगता ये आंसर आपको पता नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी, यू मस्ट डेफिनेटली बी अवेयर विद द आंसर। फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं तो देख लेते हैं। ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी एंड ओड टू मेलनकली। तो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, यही दो तीन चार पोएम हैं जॉन कीट्स की, जिसकी वजह से ही सो पॉपुलर इन लिटरेरी वर्ल्ड। माई हार्ट एक्स एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स। कौन सी लाइन की ओपनिंग, कौन सी पोएम की ओपनिंग लाइन एक्चुअली है? ओड टू साइकी, ओड टू मेलनकली, ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड ऑन इंडोलेंस। तो ओपनिंग लाइन है ओड टू नाइटिंगेल, जिसमें वो अपने आप को नशे में महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि एक ड्राउजीनेस में वो खो चुके हैं। Which ode explores joy of grief? Ode to melancholy, ode on indolence, ode to autumn and ode to psyche। अब जॉय ऑफ ग्रीफ, वैसे तो ग्रीफ में कोई जॉय नहीं होता है, लेकिन अब पोएट लोग हैं तो कई बार कुछ भी वो अपने नए कॉन्सेप्ट देते हैं। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओड टू मेलनकली। वैसे तो मेलनकली का मतलब आप जानते ही हैं, दैट इज सैडनेस, जब हम बहुत दुखी हों तब की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जॉय है इस पोएम में, उसके भी फायदे बताए हैं इन्होंने। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज द ओपनिंग ऑफ विच पोएम? ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलनकली एंड ओड ऑन इंडोलेंस। ओड टू ऑटम। ऑटम ही ऐसी सीजन है जिसमें फ्रूटफुलनेस मतलब बहुत सारे फल पकते हैं, और ये एक तरह से एक कह सकते हैं कि कल्टीवेटिंग टाइप की एक सीजन रहती है, जिसमें हार्वेस्टिंग भी होती है, यही बताया है इस ओड में। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्रेसेस सेल्फलेस रिसेप्टिविटी इन कीट्स एस्थेटिक्स? सबलाइम, नेगेटिव कैपेबिलिटी, फैंसी एंड फैंसी इमेजिनेशन। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी, एक्चुअली ये टर्म काफ़ी कुछ कहता है जॉन कीट्स की क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। अब ये होता क्या है नेगेटिव कैपेबिलिटी? इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पोएट होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिडक्ट करते हैं चीज़ों को, अगर लिखेंगे तो आपको वो समझाएंगे पढ़ाएंगे बहुत। दे एम्फोसाइज, वे जोर दिया करते हैं खास तौर पे फैक्ट्स और रीजंस पर, और ऐसे दिखाते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। नेगेटिव का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें कैसी हो गई? पॉजिटिव, उनका जस्ट अपोजिट नेगेटिव। कि पोएट लिख तो बहुत कुछ रहा है, ही इज जस्ट इमेजिनेटिव, ही इज रिसेप्टिव, ही इज क्रिएटिव, लेकिन वो किसी बात पर कोई जोर नहीं दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच ही है। पोएट में बी इन अनसर्टेनिटीज, पोएट में बी इन मिस्ट्रीज, पोएट में बी इन डाउट्स। कई सारी बातें उसके मन में हो सकती हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं करना चाह रहा कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच है। वो कुछ भी सच नहीं है, ही इज जस्ट इन डाउट्स, मिस्ट्रीज एंड
लाइक जैसे वो ये मानेगा कि जो मैं कह रहा हूँ उस पे कोई जोर नहीं, इज जस्ट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। तो ये जो फीलिंग रहती है वाइल क्रिएटिंग अ लिटरेरी वर्क, उसको ही इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा है। ये जो एबिलिटी है, और ये एबिलिटी जॉन कीट्स को सबसे ज़्यादा विलियम शेक्सपियर में दिखाई दी है, कि शेक्सपियर सबको दिखाते हैं। जैसे वो दिखाएंगे किंग्स को, वो दिखाएंगे क्लाउन्स को, वो दिखाएंगे और जेस्टर्स को, और इवन उनकी हीरोइंस हैं, सबके बारे में बात करते हैं। और इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स उन्हें क्रिएट किए हैं। तो वो निगेटिव कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा शेक्सपियर में दिखाई दी है जॉन कीट्स को। इन ला बेले डेमसेंस मर्सी, द नाइट सफर्स फ्रॉम, जो नाइट है वो किस चीज से पीड़ित होता है? तो दैट इज अनफुलफिल्ड लव। प्यार में पड़ जाते हैं भाई साहब, और पागलों की तरह घूमने लगते हैं पूरे जंगल में। ऐसा लगता है अब मिल जाए उनकी प्रेमिका, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। द मेन थीम ऑफ ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न इज नेचर्स ब्यूटी, परमानेंस ऑफ आर्ट, मोरलिटी ऑफ मैन एंड लव ऑफ गॉड। तो परमानेंस ऑफ आर्ट की थीम को एम्फोसाइज किया गया है इस ओड में। वॉज इट अ विजन और ए वेकिंग ड्रीम? प्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, इज फ्रॉम विच पोएम? एक्चुअली ये जो लास्ट लाइन है, डू आई वेक और स्लीप, ये एकदम लास्ट लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन है एक ओड की। कौन सी है वो? ओड टू मेलनकली, ओड ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन इंडोलेंस। तो ये ओड टू अ नाइटिंगेल वाली पोएम से लास्ट लाइन है, डू आई वेक और स्लीप, यहीं पर पोएम खत्म होती है। To whom cold pastoral refers the urn's silence, the autumn fields, Psyche's myth and indolence। तो ग्रेशियन अर्न में अर्न की जो साइलेंस है वो कुछ कहता नहीं है, फिर भी बहुत कुछ कहता है, उसको बोला गया है कोल्ड पैस्चरल। विच काइंड ऑफ पोएटिक फॉर्म ला बेले डेम सेंस मर्सीज? सिंपल पोएम है, एलिगरी है, बैलेड है, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स। तो ये एक बैलेड फॉर्म है, एक्चुअली बैलेड है ये पोएम। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, अनरेविस्ड का मतलब यहाँ पे है नॉट कंज्यूमेटेड। जैसे आप मैरिज जो कंज्यूमेशन होता है एक फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ही ज़्यादातर दिखाया गया है कविताओं में, तो वो ऐसा नहीं हुआ है इस दुल्हन के साथ अभी तक। ये इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है जॉन कीट्स ने। तो क्योंकि दुल्हन बताया गया है उसको, तो जाहिर सी बात है लिटरेरी डिवाइस कौन सी होगी? पर्सनिफिकेशन, क्योंकि उसको एज ए दुल्हन, एज अ ब्राइड वो इमेजिन कर रहे हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, बहुत ज़्यादा ऑफ्ट कोटेड लाइन है, अक्सर लोग इसको बोल दिया करते हैं जो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं। ऑफ्ट कोटेड, बहुत ज़्यादा जो बोली जाती है, हर किसी की जुबान पे है, जो भी लिटरेचर में ध्यान देते हैं, तैयारी करते हैं। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पैराडॉक्स, हाइपरबोली, सिमिली और सेटायर। तो पैराडॉक्स है यहाँ पर। पैराडॉक्स की जो नहीं सुनी है वो ज़्यादा स्वीटर हैं, जो गीत हमने सुने हैं वो तो स्वीट हैं ही हैं, लेकिन जो नहीं सुने वो ज़्यादा स्वीटर हैं, तो पैराडॉक्स है। Who said Keats was a Greek among the English poets? मैथ्यू आर्नोल्ड, टी एस इलियट, एफ आर लेविस, हैजलिट। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ऐसा कहा गया है कि क्योंकि उनका जो थीम्स हैं और जो क्लासिसिज्म के प्रति उनका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, जिसकी वजह से उनको मैथ्यू आर्नोल्ड ने ग्रीक बोल दिया है। टी एस एलियट क्रिटिसाइज कीट्स ओड सोर्स। अब टी एस एलियट एक ऐसे राइटर हैं जो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा करते थे, लिखते भी अच्छा थे। वेस्टलैंड को आप रोज पढ़िए, फिर भी आपको कहो महीने 2 महीने लग जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा। लेकिन क्रिटिक्स बहुत अच्छे थे, तमाम बुराइयां करते रहते थे लोगों की इधर उधर। कुछ अच्छाई की हैं लेकिन बुराई ज़्यादा। तो क्या बोला इन्होंने? ओवरली सेंसुअस, लैकिंग इमेजरी, डिडक्टिक, टू मेटाफिजिकल। तो इन्होंने बोला है ओवरली सेंसुअस। इसके अलावा इन्होंने जॉन कीट्स को ये भी बोला है कि कीट्स, ये भी आप लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कीट्स इज नॉट अ थिंकर, कीट्स इज नॉट अ थिंकर एट ऑल। ये भी टी एस इलियट ने बोला हुआ है जॉन कीट्स को। उनको ये बिल्कुल भी थिंकर नहीं लगे, उनको लगता था कुछ भी सोचने की क्षमता इनके पास नहीं है, ही इज जस्ट सेंसुअस। कीट्स इज नॉट थिंकर एट ऑल, ऐसा इन्होंने बोला है।
व्हाट डिड एफ आर लेविस कॉल्स कीट्स, इन्होंने क्या कहा है? द पोएट ऑफ स्केप, द पोएट ऑफ एक्शन, द फिलोसोफर पोएट, द विजनरी पोएट। पोएट ऑफ स्केप बोला है। स्केप का मतलब बच करके भागना दुनियादारी से। जैसे इनकी जो पोएम है आप देखेंगे, ओड टू नाइटिंगेल, उसमें वो चाहते हैं कि उसके साथ वो भी चले जाएं, उसी की दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएं, क्योंकि जो फीवर एंड फ्रेट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, फीवर एंड फ्रेट दुनियादारी में जो चल रहा है वो दुखी हो चुके हैं। तो पोएट ऑफ स्केप बोला है। उनकी पोएट्री को भी पोएट्री ऑफ स्केपिज्म कहा जाता है कई बार। पोएट्री ऑफ स्केपिज्म, यहाँ पर स्केप में ही यहाँ पे आई हटा के हम एस ये जोड़ देंगे, ई हटा के, तो स्केपिज्म हो जाएगा। टू whom स्लीप एंड पोएट्री वॉज डेडिकेटेड, ली हंट, शैले एंड वर्ड्सवर्थ एंड बेली। तो ये ली हंट को डेडिकेटेड है। एक्चुअली ली हंट से बहुत कुछ सीखा था इन्होंने, और ली हंट की वजह से ही ये इन्होंने क्रिटिसिज्म का भी सामना किया था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। व्हाट डज द पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर सेलिब्रेट। अब चैपमैन का नाम आ गया है, चैपमैन ऑप्शन में भी है, बहुत दूर आपको नहीं जाना है। जो चैपमैन्स का ट्रांसलेशन है बस उसी के बारे में ये पोएम बात करती है। वेयर वॉज कीट्स वेरीड, कहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था? रोम प्रोटेस्टेंट सिमिट्री, वेस्टमिंस्टर एबी, हाईगेट सिमिट्री और फ्लोरेंस। क्योंकि रोम में गए थे बेचारे, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे, वहां स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। स्वास्थ्य लाभ का मतलब कॉन्वालेसेंस के लिए वो वहां गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहीं इनकी डेथ हो गई। और उस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या इकोनॉमिकल क्राइसिस था इनके दोस्त के वजह, तो वो वहीं दफना दिए गए रोम में ही। व्हाट इज रिटन ऑन हिज ग्रेव एज एन एपिथेट, और उन्होंने एक वाक्य चुना था जो कि उनकी ग्रेव पर लिखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली एग्जाम में, तो इसको आप देखिए। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, पोएट ऑफ ब्यूटी, एडोनिस रिमेम्बर्ड, स्वीट सिंगर ऑफ द इंग्लिश। तो ये इन्होंने खुद चुना था। लाइज वन हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, यहाँ वो व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा था। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट लिव्ड फेम। शॉर्ट लिव्ड फेम, भाई पानी पे कुछ लिख ही नहीं सकते हम तो, और लिख भी जाए तो मिट जाना है, मतलब जरा देर में बदल जाएगी लहर। तो शॉर्ट लिव्ड फेम के बारे में बात की गई है, शॉर्ट लिव्ड पॉपुलैरिटी के बारे में बात की गई है। इन विच स्टेंजा फॉर्म द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज रिटन, हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा और ओटावा राइमा। तो ये पोएम लिखी गई है स्पेंसरियन स्टेंजा में। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो स्पेंसरियन स्टेंजा है ये टोटल 9 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है। इट हैज 9 लाइन्स। जो 8 लाइनें हैं शुरुआत में वो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर में मतलब आप कह सकते हैं कि 10 सिलेबल्स इसमें होते हैं, और 5 स्ट्रेसेस। 5 स्ट्रेसेस, जैसे आयम में क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड एक होता है शुरुआत में सिलेबल, अगला स्ट्रेस्ड वाला होता है। और जो 9वीं लाइन होती है, ये मैं 8 लाइनों की बात मैंने की, और जो 9वीं लाइन होती है उसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिन। इसको बोला जाता है अलेक्जेंड्रिन। और ये वाली जो होती है हेक्सामीटर में होती है। पेंटा मतलब 5 और हेक्सा मतलब 6। हेक्सामीटर मतलब वहां पे आपको 6 स्ट्रेसेस मिलेंगे, और 6 स्ट्रेसेस हैं मतलब तो 12 सिलेबल हो जाएंगे। 12 सिलेबल एंड 6 स्ट्रेसेस हेक्सामीटर में रहती है, जिसको अलेक्जेंड्रिन कहते हैं। राइम स्कीम भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। जैसे ए बी बी सी बी सी सी, कुछ नहीं करना, बस एक बार आपको राइम स्कीम खुद ही बना लेनी है। जैसे हम बोले तो ए बी ए बी ए बी ए बी, और बी सी ए बी सी और सी। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 हो गई, और ये लास्ट में वैसे कपलेट टाइप होता है, हम इसको ना देख करके पूरा पढ़ेंगे। ए बी सी सी। तो ये होती है इसकी राइम स्कीम स्पेंसरियन स्टेंजा की, और ये एडमंड स्पेंसर ने ही इन्वेंट किया था। और किस एपिक में किया था, मान लो ये क्वेश्चन भी आ जाए किसी एग्जाम में, पीजीटी में तो स्पेंसर नहीं शामिल है,
उनकी जो एपिक पोएम है, एक तरह से एपिक लेवल की पोएम है, फेरी क्वीन, उसमें इन्होंने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था, स्पेंसरियन स्टेंजा का। ये आप थोड़ा याद रखेंगे, राइम स्कीम और 8-9 लाइन और जो इसका मीटर है उसको आप याद रखेंगे। Who are the lovers in the Eve of Saint Agnes? Endymion and Celine, Madeline and Porphyro, Lorenzo and Isabella, and Lamia and Lucius. तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, मेडलिन एंड पोरफिरो। और फायरो भी कह सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि दे आर फॉरेन वर्ड्स, इंग्लिश से भी अलग ही होते हैं, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान ना देंगे। अगर मैं गलती भी कहीं करता हूँ तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। Which periodical harshly reviewed Endymion? The Spectator, Quarterly Review, The Guardian and Gentleman's Magazine. तो क्वार्टरली रिव्यू जो मैगजीन थी, इसने बहुत ज़्यादा एंडीमियन को हार्शली क्रिटिसाइज किया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, इतना कि पीबी शैली ने तो ये तक बोल दिया है कि इसी क्रिटिसिज्म की वजह से कीट्स की डेथ हो गई। और इस बात को पहले सबसे पहले किसने कहा था? इस बात को सबसे पहले कहा था लॉर्ड बायरन ने, कि जो उनको क्रिटिसिज्म मिली है उसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उनकी डेथ हो गई जल्दी। बायरन मॉक्ड कीट्स यूजिंग विच फनी टर्म? मजाक में उनकी मजाक बनाई थी बायरन ने, क्या बोला था? लिटिल जॉनी कीट्स, प्लाउ बॉय पोएट, कॉकनी कीट्स एंड ड्रीमर पोएट। तो उन्होंने बोला था लिटिल जॉनी कीट्स। जॉनी एक्चुअली लाइक स्मॉल किड, छोटे बच्चे के हिसाब से बोल देते हैं, दैट लिटिल जॉनी कीट्स। Hyperion is heavily influenced by the style of Wordsworth, Milton, Homer and Virgil. तो मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो, मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जो पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन के द्वारा लिखा गया, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वैसा ही कुछ लिखना चाह रहे थे जॉन कीट्स। कीट्स डाइड एट व्हाट एज? अब ये क्वेश्चन मैंने आप जानबूझ के शामिल किया है, क्योंकि ये पहले देख लेते हैं। 25 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है। पीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम था, उसमें एक पोएम है टेनिसन की, एलिजी है एक्चुअली, थर्सिस, काफ़ी पॉपुलर पोएम है, और वो उन्होंने लिखी थी अर्थर ह्यू क्लब पे। तो उसमें ये पूछ दिया गया था कि अर्थर ह्यू क्लब की मौत किस उम्र में हुई थी। अब सोचिए, पोएट भी नहीं था, पोएट का फ्रेंड है जिसके लिए एलिजी लिखी गई है, उसकी उम्र पूछी गई है। तो एक मेन पोएट जो कि बहुत कम उम्र पे जिसकी डेथ हो गई है, शायद वो भी पूछा जाए। तो फिर भी जैसा भी आप याद रखिएगा, पूछने के लिए कुछ भी पूछा सकता है, हमें पता होना चाहिए। तो बस इसी हिसाब से मैंने ये वो सोच के शामिल कर दिया है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर। और वो कितनी उम्र में मरे थे? 42 में ना, आर्थर ह्यू क्लब 42 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं के ऊपर टेनिसन ने पोएम लिखी है, थर्सिस। द आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड इन ए लेटर टू। जो नेगेटिव कैपेबिलिटी का आइडिया है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था कि पोएट अपने आप को अनसर्टेनिटीज, डाउट्स और सब में रहता है। कुल मिला के पोएट अपने आप को लॉजिकली प्रूव नहीं करता है, वो ही इज नॉट बिहाइंड एनी लॉजिकल सॉल्यूशन, ही इज जस्ट इन हैंगिंग लाइक डाउट्स एंड इलॉजिकल थिंग्स, बट ही इज क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। तो ये इन्होंने, ये थियरी इनके समझ में आई तो कब लिखी थी उन्होंने? उन्होंने अपने भाइयों के लिए एक लेटर लिखा था, जॉर्ज एंड टॉम कीट्स, ये इनके भाई थे दोनों, और इनमें से एक की डेथ भी ऐसे ही हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस से। उसी की सेवा करते हुए कीट्स को टीबी की बीमारी हुई थी। तो ये उस लेटर में उन्होंने मेंशन की थी, इस थियरी को मेंशन किया था। ब्लैकवुड्स मैगजीन मॉक्ड कीट्स एज पार्ट ऑफ विच ग्रुप? द प्री राफेलाइट्स, द लेक पोएट्स, द कॉकनी स्कूल, द डेला प्रस्कैंस। तो ये इनको बोला गया था कॉकनी स्कूल, द कॉकनी स्कूल। अभी कॉकनी स्कूल क्या है इसको भी समझ लें, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम है, तो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। कॉकनी एक्चुअली यह एक इंसल्टिंग टर्म है, डेरोगेटरी टर्म है। डेरोगेटरी मतलब जिसमें अपमान दिखाया गया हो, और ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो लंदन में स्पेशली ये चलता है। ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो अनएजुकेटेड हों, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, या वल्गर हैं, वल्गैरिटी का प्रचार प्रसार करें और ऐसी बातें करें, या जो लो क्लास, जो समाज में, क्योंकि अपने यहाँ जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, मान लो इंडिया में, तो वहाँ पर भी जाति सिस्टम नहीं, लेकिन क्लास और ये सब बहुत ज़्यादा है।
और जो लो क्लास में जिसका जन्म हुआ हो, अनएजुकेटेड, वल्गर और लो क्लास। तो जितने पोएट थे कॉकनी स्कूल में, खास तौर पर जैसे नंबर 1 पे शामिल थे हंट, ली हंट। सेकंड पे कीट्स शामिल हो गए क्योंकि कीट्स की इनसे जान पहचान हो गई। थर्ड में शामिल किया गया था शैली, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, कभी कभी उनको बोला गया था। और चौथे हैं हैजलिट। ये 4 पोएट, विलियम हैजलिट, ये यहाँ पे डबल हो गया एक्चुअली, हैजलिट जो हैं इन चारों को शामिल किया गया था कॉकनी स्कूल में। कॉकनी का मतलब ये लोग ऐसे थे, ये जो क्रिटिक्स ऐसा मानते थे कि ये चारों के चारों बल्गर हैं, अनएजुकेटेड हैं और लो क्लास ओरिजिन है इनकी। इनका जो जन्म हुआ है वो भी लो क्लास में हुआ है और ये सब बेकार हैं इनकी पोएट्री में, यही सब कुछ है। अब ये बुराई की गई थी खास तौर पे क्वार्टरली रिव्यू में, और सिर्फ हंट की वजह से की गई थी। एक्चुअली हंट जो थे ये एक मैगजीन का प्रकाशन करते थे जिसका नाम था द एग्जामिनर। और ये उसमें सरकार की बुराई किया करते थे। सरकार की बुराई करने में इस जो क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन का जो संपादक था वो सरकार के का भक्त था। तो वो खास तौर पे हंट को पसंद नहीं करता था। शुरुआत उसने हंट से की, लेकिन जैसे ही पता चला कि कीट्स भी इनके सर्किल में हैं, शैले और हैजलिट भी कुछ कुछ वैसा ही लिखते हैं, तो इनको बस टॉन्ट करने के लिए, एक्चुअली वो पॉलिटिकल एम ज़्यादा था, टॉन्ट करने के लिए इनको, इनकी रचनाओं को और ज़्यादा डेरोगेटरी दिखाने के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया था उसने एंडीमियन के क्रिटिसिज्म में, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स। तो इसको आप याद रखिएगा। हालांकि ये टर्म भले डेरोगेटरी था, लेकिन आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारे लोग इसका मतलब भी नहीं जानते कि कॉकनी है क्या। ये मैंने आपको बताया, आई थिंक बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो ये जानकारी आपको काम आएगी। कीट्स अटेम्प्टेड ए कॉमिक अनफिनिश्ड एपिक टाइटल। उन्होंने कॉमिक कॉमिक मतलब कॉमेडी वाला एपिक लिखना चाहा था, जैसे रेप ऑफ लॉक। हालांकि वो एपिक नहीं है, कॉमिक पोएम है, लेकिन ये एपिक लिखना चाह रहे थे। उसका क्या नाम था? द कैप एंड बेल्स, हाइपरियन, लामिया, द पॉट ऑफ बेजल। द कैप एंड बेल्स, ये अनफिनिश्ड कॉमिक एपिक। हु वॉज कीट्स कंपेनियन एंड नर्स इन रोम। अब कोई भी इनके साथ जाने वाला नहीं था रोम में, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम यहाँ से जाके, रोम का वातावरण अच्छा है, वहाँ की आबो हवा अच्छी है, वहाँ जाइए तो आपका इलाज हो सकता है। ये सोच के वो गए थे, लेकिन बेचारे वहीं उनकी डेथ हो गई। तो जोसेफ सेवर्न, ये इनके वहाँ पर नर्स थे, इनके फ्रेंड थे, इन्होंने इनकी बहुत सेवा की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीट्स कुड नॉट बी सेव्ड। विच पीरियड रीडिस्कवर्ड कीट्स पोएट्री आफ्टर नेग्लेक्ट इन हिज लाइफ टाइम। एक टर्म होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं यूलॉजी। यूलॉजी इसका मतलब होता है कि जो इंसान मर जाता है उसके बाद उसकी जो प्रशंसा की जाती है, मरणोपरांत जो एडमिरेशन मिलती है, प्रशंसा मिलती है, दैट इज यूलॉजी। तो यही कुछ कुछ कीट्स के साथ हुआ, क्योंकि पहले इनकी पोएट्री को बहुत ज़्यादा नहीं समझा गया। सबने, क्रिटिक्स ने आड़े हाथों लिया इनको जब जब इन्होंने लिखा। लेकिन एक ऐसी एज भी आई बाद में जिसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और आज भी पॉपुलर हैं। तो वो कौन सी एज थी, वही पूछा गया है। एनलाइटनमेंट, विक्टोरियन एज, मॉडर्निस्ट एज एंड ऑगस्टन एज। तो विक्टोरियन एज में ही इनकी पोएम्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई थी, एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया था। कीट्स इन्फ्लुएंस कैन बी स्ट्रांगली सीन इन विच विक्टोरियन पोएट। विक्टोरियन एज में ही ये पॉपुलर हुए हैं, तो पोएट भी प्रभावित होंगे ही होंगे। ब्राउनिंग, टेनिसन, हॉपकिंस, अर्नोल्ड। तो टेनिसन, एल टेनिसन जो थे, ये काफ़ी प्रभावित हुए जॉन कीट्स से। कीट्स अपोज्ड which quality in poetry? Beauty, didactism, sensuousness and rhythm। तो जो डिडेक्टिज्म का मतलब होता है टीचिंग, मतलब किसी को उपदेश देना, पढ़ाना, समझाना। तो इस चीज से वो इत्तेफाक रखते थे कि ऐसा क्यों भाई, पोएट्री या कोई भी लिटरेरी वर्क है, इट शुड बी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, उसमें सीख मिलती नहीं मिलती है, डजेंट मैटर। तो इस क्वालिटी को वो, या क्वालिटी कहिए या जो भी कहिए, इसको वो पसंद नहीं करते थे। द आइडिया ऑफ कमिलियन पोएट इज अबाउट। ये कमिलियन पोएट वाला कॉन्सेप्ट भी जॉन कीट्स की ही देन है। क्या है बताता हूँ मैं आपको, पहले देख लेते हैं ऑप्शन में। पोएटिक सेल्फ एफेसमेंट, स्ट्रॉन्ग ईगो, रिलीजियस पोएट्री एंड नेशनलिज्म। तो ये पोएटिक सेल्फ एफेसमेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे कमिलियन का मतलब क्या होता है, गिरगिट। जैसे गिरगिट अपना रंग बदल लेता है जिस पेड़ पे जाएगा, ठीक जिस पेड़ पे जाएगा वैसा ही बन जाएगा, उसी पेड़ के जैसा कलर रख लेगा अपनी स्किन का। वो उसका एक
चलिए प्रोटेक्शन होता है खुद को बचाने का तरीका। और पोएट क्या करेगा, जो कैमेलियन पोएट होगा वो जिस थीम को पकड़ेगा उसकी फीलिंग्स, उसकी इमेजिनेशन, उसकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस सब वैसा ही हो जाएगा। वो मतलब अपने अस्तित्व को भूल जाएगा। जैसे टी.एस. इलियट ने इम्पर्सनैलिटी थ्योरी दी है कि पोएट्री इज नॉट लूज ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो ठीक वैसे ही ये बोला है कि जो कैमेलियन पोएट होगा वो अपने आप को भूल जाएगा और आप उसकी पोएट्री में उसकी पर्सनैलिटी को या उसके ईगो को नहीं देख पाएंगे। यही कैमेलियन पोएट का कॉन्सेप्ट है कि ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ एंड डाइवर्स डायरेक्ट इनटू द थीम विच ही इज क्रिएटिंग। जिस सब्जेक्ट को लिख रहा है वैसा ही बन जाता है। कीट्स सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू विच सर्जन। किस सर्जन को ये इन्होंने उनके अंतर्गत काम सीखा था? सर्जरी का। अपोथिकैरी क्या उसको बोलते हैं, सर्जरी या मेडिकल प्रोफेशन भी कह देते हैं कई बार। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में कि किस प्रोफेशन के लिए उन्होंने काम किया था, सीखा था, बट वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए बाद में। तो मेडिकल भी था, सर्जरी या अपोथिकरी। विलियम हैजलिट, थॉमस हैमंड, जेम्स क्लार्क एंड बेंजामिन हेडन। तो थॉमस हैमंड इनके गुरु थे या ट्रेनर थे। इन विच ईयर डिड कीट्स पब्लिश एंडीमियन? कब पब्लिश की गई थी एंडीमियन? तो 1818 में, 1818 में ये पब्लिश की गई थी। द डेडिकेशन ऑफ एंडीमियन वॉज एड्रेस टू वर्ड्सवर्थ, थॉमस चैटरटन, ली हंट एंड शेक्सपियर। थॉमस चैटरटन एक्चुअली एक गुमनाम से पोएट थे, थोड़े से कम उम्र में ही इन्होंने सुसाइड कर लिया था। अपनी आलोचना से ये बर्दाश्त नहीं कर पाए तो ये उनको डेडिकेट की गई थी और वही इनके साथ भी हुआ। एंडीमियन की भी अच्छी खासी आलोचना हुई और उसके बाद कीट्स की डेथ हो जाती है। हालांकि डेथ तो उनकी ट्यूबरकुलोसिस से हुई, लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है, शैली बायरन का ये मानना है कि वो क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाए, उनको आघात लगा, शॉक लगा। विच क्रिटिक फेमसली अटैक कीट्स इन ब्लैकवुड मैगजीन? हाँ, ब्लैकवुड मैगजीन ने तो किया ओवरऑल, लेकिन उसका क्रिटिक कौन था जिसने लिखा? जॉन विल्सन क्रोकर, फ्रांसिस जेफरी, हैजलिट एंड जेफरी हंट। तो जॉन विल्सन क्रोकर थे, ये थे उस मैगजीन के खास एडिटर जिन्होंने कॉकनी स्कूल वाला टर्म दिया। इन्होंने अपने नाम से ही ले लिया, ऐसा लग रहा है, क्रोकर से। कॉकनी स्कूल का इन्होंने ही टर्म इजाद किया था। विच पोएम ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन? अब ये जो टर्म है, देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा था। हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे अपनी हिसाब से, जैसे हमने सीखी है इंग्लिश जो सिखाई गई हम लोगों को। भले ही कोई भाई, मैं मानता हूँ कि सीख अच्छे से पढ़ सकता है, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा था अभी तक बोकैसियो, लेकिन ये बोकैचियो है। एक्चुअली इटालियन जितने टर्म हैं उनमें ये चा का टर्म देता है, बोकैचियो। जैसे आपने देखा होगा एक ब्रांड है उनका, बहुत से लोग टी शर्ट, बेल्ट और कुछ पहने घूमते रहते हैं। इसको गुस्सी पढ़ते हैं लोग, कुछ गुक्की, तो इसको गुच्ची, एक्चुअली इसका नाम क्या है? गुच्ची। क्या का टर्म है? तो बोकैचियो, डेकामरॉन। कौन सी पोएम बेस्ड है इसकी? जॉन कीट्स की। तो यह है इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल। ये इनके वर्क पे बेस्ड है, बोकैचियो, डेकामरॉन के। हु डिस्क्राइब्ड कीट्स स्टाइल एज द पोएट ऑफ प्योर सेंसुअसनेस? आर्नोल्ड, एफ आर लेविस, इलियट एंड हैजलिट। किसने कहा है? तो एफ आर लेविस के द्वारा कहा गया है, द पोएट ऑफ प्योर सेंसुअसनेस। The poetry of earth is never dead is from which poem? Ode on Indolence, Ode on the Grasshopper and Cricket, Endymion, Hyperion। तो वैसे तो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 8th के सिलेबस में ये पोएम शामिल है, ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, वहां से ये लाइन उठाई जाती है। Who called Keats an Elizabethan born out of due time? T.S. Eliot, मैथ्यू आर्नोल्ड, एस टी कॉलरिज और डी क्वेंसी। तो ये थॉमस डी क्वेंसी के द्वारा कहा गया है कि वो एलिजाबेथन स्टाइल में लिखते थे, लेकिन बस गलत टाइम पे पैदा हो गए। विच कीट्स पोएम इज सबटाइटल्ड अ विजन? द फॉल ऑफ हाइपरियन, एंडीमियन, लामिया और इजाबेला। तो ये द फॉल ऑफ हाइपरियन जो है ये सबटाइटल्ड है अ विजन। हु डिस्क्राइब्ड कीट्स पोएट्री एज अ फीवर ऑफ सेंसेशन? बायरन, शैली, कॉलरिज, हैजलिट। किसके द्वारा कहा गया है? वायरन के द्वारा। लॉर्ड वायरन ने तारीफ की है इनकी कि फीवर ऑफ सेंसेशन है इनकी पोएट्री। Which critic called Keats' poetry the most perfect embodiment of the principle of romanticism? A.C. Bradley, Harold Bloom, वॉल्टर पेटर एंड मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये कहा गया है वॉल्टर पेटर के द्वारा।
प्रिंसिपल ऑफ रोमांटिसिज्म वॉल्टर पेटर। हु सेड कीट्स पोएट्री स्मेल्स ऑफ द शॉप। शॉप का मतलब क्या है, वही मेडिकल शॉप या सर्जरी जहां वो सीखने जाया करते थे। और ये खास तौर पे उसी क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन में ही बोला गया था इनके बारे में, कि उनकी जो ट्रेनिंग थी एज सर्जन उसके बारे में ये बात की गई थी। बायरन शैली ब्लैकवुड्स मैगजीन, तो ब्लैकवुड्स मैगजीन ने ही कहा है। ब्लैकवुड और क्वार्टरली दो मैगजीन ने एक्चुअली खास तौर पे उनकी आलोचना की थी, क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन। Which stanza form is used in Isabella or the Pot of Basil? Heroic couplets, ottava rima, blank verse and ballad stanza। तो ओटावा राइमा में लिखी गई है। अब ये ओटावा राइमा क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जो स्पेंसरियन स्टेंजा है वो 8 लाइन का है, और ओटावा राइमा है ये स्पेंसरियन एक्चुअली 9 लाइन का है और ये 8 लाइन का है। सबसे पहले स्पेंसर ने ओटावा राइमा ही उठाया था और उसको उन्होंने मॉडिफाई करके 8 से 9 कर दिया। उन्होंने एक लाइन इसमें और जोड़ दी, +1 कर दी, तो वो हो गया उनका स्पेंसरियन। और ये ओटावा होता है 8 का। इसकी भी राइम स्कीम पूछी जा सकती है। इसको अभी जो हम पढ़ रहे थे बोकैचियो, बोकैचियो के द्वारा ही इसको इन्वेंट किया गया था इटली में, और इंग्लैंड में इसको लाया गया था थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे के द्वारा। ये लोग इस स्टेंजा फॉर्म को यहाँ लाए और इसको पॉपुलराइज किया खास तौर पर लॉर्ड बायरन ने। लॉर्ड बायरन ने इसको पॉपुलराइज किया अपने एक वर्क में इस्तेमाल करके, जो उनका बहुत फेमस वर्क है, इसका नाम है डॉन जुआन। डॉन जुआन या चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज जो उनका वर्क है, इन दोनों में ही ओटावा राइमा का उन्होंने प्रयोग किया है। इसकी राइम स्कीम भी देख लेते हैं क्योंकि पूछी जाती है कई बार। तो जैसे स्पेंसरियन की है ए बी ए बी और बी सी बी सी सी, इसकी है ए बी मतलब 6 लाइनें तो इसकी ए बी में ही रहेंगी। ए बी और ए बी कितनी हो गई 6, ए बी और लास्ट में है फिर सी सी। तो उसमें क्या अंतर हुआ है, स्पेंसरियन वाले में क्या अंतर है। स्पेंसरियन वाला जो है वो है हमारा, हम कहेंगे कि ए बी और ए बी 4 ये हो गई, 4 के बाद ही बदल जाता है बी सी और और सी। ये 9वीं लाइन होती है और इसमें 8 होती हैं, ए बी और सी सी। तो ये अंतर है दोनों में स्टेंजा फॉर्म में। हु रिमार्क्ड दैट कीट्स इज विद शेक्सपियर? शैली, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड ली हंट। तो ये कहा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जॉन कीट्स के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।